कि सोशल मीडिया की दुनिया में कौन सी वो खबरें हैं जो आज सुर्खियां बनी रही हैं। सोशल मीडिया के ट्रेंड में आज एनकाउंटर सबसे नंबर 1 ट्रेंडिंग स्टोरी पर रहा। इसके साथ ही खुशहाल किसान भी ट्रेंड कर रहा है और हरियाणा सरकार भी ट्रेंड पर छाया हुआ है। पहली ट्रेंडिंग स्टोरी की जानकारी आपको दें, बहराइच में हुए बवाल के मामले में एक्शन लिया गया है, जहां मुख्य आरोपी सरफराज समेत एक और का एनकाउंटर हुआ। जानकारी है कि आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था और उसी वक्त उसके पांव में गोली मारी गई। दूसरे नंबर पर किसानों को लेकर की केंद्र सरकार का बड़ा फैसला है। दरअसल कई फसलों पर सरकार ने एमएसपी बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाई है। और तीसरे ट्रेंड पर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने नायब सिंह सैनी है। नायब सिंह सैनी ने आज सीएम पद की शपथ ली है और इसी के साथ नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के सीएम बन चुके हैं। तो ये तो हो गई उन ट्रेंडिंग स्टोरीज की बात जो आज सोशल मीडिया पर छाई रही। और अब आगे बढ़ते हैं और खबरों का जिक्र कर देते हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी की बतौर मुख्यमंत्री दूसरी बार ताजपोशी हुई है। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। इस दौरान सैनी की कैबिनेट में जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया। सीएम सैनी के साथ 13 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें सबसे ज्यादा 5 चेहरे ओबीसी वर्ग से हैं। सैनी का मंत्रिमंडल किस तरीके से है, जरा वो आपको बताते हैं। ओबीसी इनकी संख्या 5, जाटों की संख्या है 2, ब्राह्मण 2, एससी कम्युनिटी से 2, राजपूत से 1, पंजाबी से 1 और वैश्य से 1। हरियाणा के सीएम के तौर पर शपथ लेने वाले नायब सैनी के सामने चुनौतियां कई हैं। चुनौतियां हैं हरियाणा को एक बार फिर से और आगे ले जाने की, चुनौतियां हैं सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की। हालांकि अमित शाह के पहुंचने के बाद सब कुछ सामान्य हुआ और नायब सैनी को सब नेता के तौर पर स्वीकार कर चुके हैं। आज उनका शपथ ग्रहण भी हो चुका है, लेकिन सबको साथ लेकर चलना अब भी उतना आसान नहीं होगा। लेकिन ये नायब सैनी है जो अपने व्यवहार से सबको जीत लेते हैं। तो नए बनाए मंत्रियों में अनिल विज, कृष्णलाल पंवार, राव नरबीर, महिपाल ढांडा, विपुल गोयल और कृष्ण बेदी पहले मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा रणबीर गंगवा पिछली बीजेपी सरकार में डिप्टी स्पीकर रहे। नए चेहरों में अरविंद शर्मा, श्याम सिंह राणा, आरती राव, श्रुति चौधरी और गौरव गौतम पहली बार मंत्री बने हैं। भाजपा ने हरियाणा में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह डिप्टी सीएम बनाने का फॉर्मूला नहीं अपनाया। हरियाणा में 13 विधायक कौन कौन हैं जिन्हें मंत्री की शपथ दिलाई गई है, सिलसिलेवार तरीके से वो भी बताते हैं। अनिल विज अंबाला कैंट, राव नरबीर बादशाहपुर, आरती राव अटेली, श्रुति चौधरी तोशाम, श्याम सिंह राणा रादौर, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण, कृष्णलाल पंवार इसराना, अरविंद शर्मा मोहाना, रणबीर गंगवा बरवाला, विपुल गोयल फरीदाबाद, राजेश नागर तिगांव से, गौरव गौतम पलवल से, कृष्ण बेदी नरवाना से। कैबिनेट में महिलाओं का भी खासा ख्याल रखा गया है और क्योंकि महिलाओं का झुकाव लगातार बीजेपी की ओर बढ़ता जा रहा है और एक ऐसा वोट बैंक बनकर महिलाएं उभर रही हैं जो बीजेपी के लिए बेहद जरूरी है और उनकी जीत में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार भी महिलाओं का खासा ख्याल रखती हुई नजर आई है। आरती राव, श्रुति चौधरी को कैबिनेट में जगह मिली है। अब ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं के लिए भी एक खुशी जरूर है। आरती राव की अगर बात करते हैं तो आरती राव इंद्रजीत की बेटी है। वहीं श्रुति चौधरी की बात करें तो किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी। किरण चौधरी ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की थी और अब उनकी बेटी को जगह मिल चुकी है। साथ साथ राव इंद्रजीत की बेटी की भी एंट्री हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों महिलाएं एक तरीके से महिला चेहरा भी हैं और युवा चेहरा भी, इसलिए महिलाओं के लिए एक खासी भूमिका निभा सकती हैं। अब सैनी की शपथ में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के बड़े नेता और मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री आए, बल्कि एनडीए गठबंधन के सभी दलों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। हरियाणा की जीत के बाद शपथ ग्रहण में ऐसा मंच सजा जिसमें लोकसभा चुनाव में कम सीटों की कसक भी पूरी हुई। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू से लेकर के सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग समेत एनडीए का पूरा कुनबा मौजूद रहा। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब एनडीए के सभी घटक दल एक मंच पर ला करके बीजेपी ने विपक्ष को एकजुटता का एक बड़ा संदेश दे डाला। सैनी की ताजपोशी हुई है बीजेपी का एक तरीके से कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री वहां पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री पहुंचे। इसके साथ ही परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी रही। ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ललन सिंह केंद्रीय मंत्री, चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री मौजूद रहे। जीतन राम मांझी की मौजूदगी रही। योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। चंद्रबाबू नायडू सीएम आंध्र प्रदेश वो भी मौजूद रहे। भजन लाल शर्मा राजस्थान के सीएम मौजूद रहे। एमपी के सीएम मोहन यादव मौजूद रहे। भूपेंद्र पटेल
गुजरात के सीएम मौजूद रहे, विष्णुदेव साय मौजूद रहे, मोहन चरण मांझी यानी ओडिशा के सीएम भी वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण समारोह में जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष नीतीश कुमार के बजाय केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह की मौजूदगी रही, लेकिन इसको लेकर की कई तरीके की चर्चाएं भी इस वक्त शुरू हो गई है। सैनी की शपथ में दरअसल नीतीश कुमार नहीं पहुंचे, नीतीश की जगह ललन सिंह शपथ ग्रहण में शामिल हुए। एनडीए के सभी साथी बने शपथ ग्रहण का गवाह। नीतीश ने भी एक दिन पहले ही कटिहार से दिया था संदेश, अब इधर उधर नहीं जाएंगे। हमेशा की तरह नीतीश का ये स्टेटमेंट, एक साथ काम करेंगे। नीतीश ने कहा अब कभी गलती नहीं करेंगे, एनडीए के साथ हमेशा रहेंगे। हालांकि आज उनकी गैर मौजूदगी के बाद कई तरीके के कयास लगने शुरू हो गए हैं। हरियाणा में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें एनडीए ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के साथ साथ एनडीए के कई बड़े चेहरे भी मौजूद रहे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विकास के तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। इस बैठक में बीजेपी और एनडीए के कई बड़े चेहरों ने शिरकत किया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के सीएम मोहन मांझी, बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह, राजस्थान के डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के 13 मुख्यमंत्री और 16 उप मुख्यमंत्रियों के साथ एनडीए के सहयोगी नेता भी शामिल हुए। वहीं इस बैठक में हुई चर्चा का केंद्र देश के विकास को लेकर के हुआ। बैठक में कई विषयों और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई है। इस मीटिंग में देश के विकास के लिए संयुक्त एजेंडे पर चर्चा की गई। बैठक में भारत में लागू किए गए आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर भी चर्चा हुई। इस बैठक को एनडीए के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। नायब सिंह सैनी के शपथ ग्रहण में इकट्ठा हुए एनडीए का कुनबा आने वाले झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले पूरा का पूरा एनडीए एक साथ खड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का नाम सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में प्रस्तावित किया है। सुप्रीम कोर्ट में अपना कार्यकाल 10 नवंबर को चंद्रचूड़ दरअसल पूरा कर रहे हैं और फिर वो रिटायर हो रहे हैं। संजीव खन्ना बेहद कड़े फैसले लेने वाले जज के रूप में जाने जाते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ अगले महीने रिटायर होने जा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दूसरे सबसे वरिष्ठ जस्टिस संजीव खन्ना को सीजेआई बनाने की सिफारिश केंद्र को भेजी है। 10 नवंबर को डीवाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर होने जा रहे हैं। वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस खन्ना उनकी जगह सीजेआई का पद संभालेंगे। जस्टिस संजीव खन्ना के 13 मई 2025 को अपने रिटायरमेंट तक इस पद पर बने रहने की उम्मीद है। इस तरह सीजेआई के तौर पर उनका कार्यकाल लगभग 6 महीने का होगा। 12 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने सीजेआई चंद्रचूड़ को एक पत्र भेजा था। पत्र में उत्तराधिकारी का नाम देने का अनुरोध किया गया था। डीवाई चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर 2022 को सीजेआई का पदभार संभाला था। परंपरा के अनुसार कानून मंत्रालय से 1 महीने पहले पत्र जाता है। सीजेआई के रिटायरमेंट से उनके उत्तराधिकारी का नाम भी मांगा जाता है। वर्तमान सीजेआई मंत्रालय को सिफारिश भेजते अपना जवाब देते हैं। सीजेआई की सिफारिश पर जल्द अधिसूचना जारी किए जाने की उम्मीद है। सरकार की ओर से 11 नवंबर को अधिसूचना जारी हो सकती है। जस्टिस खन्ना को सीजेआई के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जल्द होगी जारी। जस्टिस संजीव खन्ना का शानदार कानूनी करियर रहा है, जो भारत के न्यायिक परिदृश्य में उनके अनुभव और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाता है। आपको बताते हैं जस्टिस संजीव खन्ना कौन है। 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया था। यहीं से उन्होंने कानूनी सफर की शुरुआत की थी। दिल्ली हाई कोर्ट से पहले 30 हजारी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। 24 जून 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट के एडिशनल जज बने। इसके बाद साल 2006 में स्थायी न्यायाधीश बनाए गए थे। 18 जनवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में प्रमोशन हुआ। जस्टिस संजीव खन्ना ने संवैधानिक कानून, मध्यस्थता, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ और आपराधिक कानून समेत अलग अलग क्षेत्रों में प्रैक्टिस किया। उन्होंने आयकर विभाग के वरिष्ठ स्थायी वकील के तौर पर काम किया। उनकी विशेषज्ञता आपराधिक कानून में भी खास थी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर भी कई मामलों में बहस की है। अक्सर महत्वपूर्ण मामलों में दिल्ली हाई कोर्ट की सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में उन्होंने काम किया।
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस खन्ना ने ऐतिहासिक योगदान दिया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रचार करने की अनुमति मिली। लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया। मनीष सिसोदिया से जुड़े एक अन्य फैसले में इस बात का जोर दिया। पीएमएलए मामलों में देरी होने पर ये जमानत का वैध आधार हो सकती है। बिल्किस बानो केस भी सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना के पास आया। केस में दोषियों को अपनी याचिका को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। मुंबई के कॉलेज में हिजाब बैन पर भी सुनवाई की। उन्होंने कहा, छात्राओं को ये चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहने। कृष्ण जन्मभूमि शाहिदगाह मस्जिद विवाद में भी वो अहम जजमेंट उन्होंने दिया। मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर अब नवंबर में सुनवाई है। जस्टिस खन्ना वर्तमान में विभिन्न पीएमएलए प्रावधानों की समीक्षा करने वाली एक पीठ की अध्यक्षता कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित के मामलों पर उनके चल रहे प्रभाव का संकेत है। जस्टिस खन्ना ने उस बेंच का भी नेतृत्व किया जिसने ईवीएम में डाले गए वोटों के 100% वीवीपैट सत्यापन के अनुरोध को अस्वीकार किया था। अप्रैल 2024 के फैसले ने चुनावों की सटीकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से उठाए गए उपायों को स्वीकार किया। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में अपने 4.5 साल के कार्यकाल में 358 पीठों का हिस्सा रह चुके हैं और 90 से अधिक मामलों में निर्णय सुना चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 6 महीने के कार्यकाल के लिए मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं। वो 11 नवंबर 2024 को सीजीआई के रूप में पदभार ग्रहण कर सकते हैं। वो अगले साल 13 मई तक अपने पद पर बने रहेंगे। देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस संजीव खन्ना। दरअसल सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना के नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना सीजीआई पद की शपथ 11 नवंबर को ले सकते हैं, क्योंकि मौजूदा सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। आपको बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना का बतौर सीजीआई कार्यकाल करीब 7 महीने का रहेगा और वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। इससे पहले केंद्र सरकार ने सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर अपने उत्तराधिकारी का नाम बताने को कहा था, जिसके जवाब में सीजीआई चंद्रचूड़ ने कानून मंत्रालय को बतौर चिट्ठी में जवाब भेजा है। दिल्ली में ठंड की शुरुआत देश की राजधानी दिल्ली में एक समस्या के साथ अक्सर होती है और इस समस्या का नाम है प्रदूषण। साल दर साल दिल्ली का यही हाल होता है। प्रदूषण का मीटर हर साल सांसों में जहर घोलता है। दिल्ली की हवा में घुले प्रदूषण की वजह से दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और इस साल भी दिल्ली का हाल कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। अक्टूबर के सिर्फ 17 दिन ही बीते हैं और अभी से दिल्ली में AQI 300 के पार जा पहुंचा है और ये हालत सिर्फ आज के नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से दिल्ली का दम इसी तरीके से प्रदूषण से घुटता हुआ नजर आ रहा है। 2020 की अगर बात करें तो दिल्ली में सिर्फ 5 दिन ऐसे रहे जब AQI अच्छी श्रेणी में रहा। 95 दिन संतोषजनक रहा और 127 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का AQI मध्यम श्रेणी में जा पहुंचा। 75 दिन ऐसे रहे जब AQI खराब श्रेणी में पहुंच गया। 49 बहुत ही खराब हवा रही और साल में कुल 15 दिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रही। 2021 की अगर बात करें तो पूरे साल में सिर्फ एक दिन AQI अच्छी श्रेणी में पाया गया। 72 दिन संतोषजनक रहा। 124 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का AQI मध्यम श्रेणी में दर्ज किया गया। 80 दिन ऐसे रहे जब AQI खराब श्रेणी में जा पहुंचा। 64 बहुत ही खराब AQI रहा और साल में कुल 24 दिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रही। 2022 का जिक्र करते हैं, ये लगातार टेबल्स में हम आपको दिखा रहे हैं। 2022 की बात अगर करें तो पूरे साल में सिर्फ 3 दिन AQI अच्छी श्रेणी में रहा। 65 दिन संतोषजनक रहा। 95 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का AQI मध्यम श्रेणी में जा पहुंचा और इस बार 130 दिन ऐसे रहे थे जब AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। 66 प्रदूषण का स्तर बहुत खराब रहा और साल में कुल 6 दिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रही। 2023 की अगर बात करें तो पूरे साल में सिर्फ एक दिन AQI अच्छी श्रेणी में रहा। 62 दिन संतोषजनक। 144 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का AQI मध्यम श्रेणी में रहा, जबकि 76 दिन ऐसे रहे जब AQI खराब श्रेणी में जा पहुंचा। इसके साथ ही 67 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली की हवा बहुत ही खराब रही और साल में कुल 15 दिन दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी रही। अब इस साल की अगर बात कर ले तो एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब दिल्ली की हवा अच्छी श्रेणी में रही हो। 62 दिन AQI संतोषजनक। 134 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली का AQI मध्यम श्रेणी पर रहा, जबकि 54 दिन ऐसे रहे जब AQI खराब श्रेणी में पहुंचा। 33 दिन दिल्ली की हवा बहुत ही खराब स्थिति में रही और अब तक में कुल 3 दिन ऐसे रहे जब दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर मिली है, लेकिन अभी भी 2.5 महीने बाकी हैं।
और दिल्ली की हवा हर गुजरने वाले दिन के साथ बिगड़ती ही नजर आ रही है। 2020 से अब तक ये 4 साल के आंकड़े बताते हैं कि सर्दियों के साथ दिल्ली में प्रदूषण का आना कोई नई बात नहीं है। अक्टूबर से शुरू हुई प्रदूषण की समस्या फरवरी से मार्च तक रहती है और इसके पीछे वजह होती है पड़ोसी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में जलती हुई पराली, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। यमुनानगर में पराली जलाने के 21 मामले अब तक सामने आए हैं, जहां एक किसान पर केस दर्ज किया गया और 11 किसानों पर जुर्माना लगाया गया। इसी तरीके से हिसार में पराली जलाते पकड़े 11 किसानों को पकड़ा गया है, जिन पर 27,500 रुपए का जुर्माना है। और फतेहाबाद में भी 26 जगह पराली जलाने के मामले सामने आए। यहां भी पराली जलाने वालों पर कुल 32,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसी बीच हरियाणा में अधिकारियों का कहना है कि पराली जलाने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा, लेकिन पराली ना जलाने के आदेशों का पालन किया तो लाखों रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। इस सब के बावजूद आम आदमी पार्टी पंजाब को डिफेंड कर रही है, जबकि पराली और प्रदूषण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा रही है। इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं। आंकड़े क्या कहते हैं, जरा ये भी जानिए। आम आदमी पार्टी का दावा है कि 2023 में पंजाब में पराली जलाने की 1,105 घटनाएं हुई और इस साल अब तक सिर्फ 811 पराली जलाने के केसेस पंजाब में दर्ज हुए। साथ ही दावा यह भी किया गया है कि हरियाणा में पराली जलाने के 341 इंसिडेंट्स पाए गए हैं, जो कि इस साल अब तक 417 हो चुके हैं। वहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पराली में आग लगाने के 244 इंसिडेंट्स 2023 में हुए और इस साल 417 केसेस पाए गए। यानी आम आदमी पार्टी का दावा है कि पंजाब में पराली जलाने की घटना 27% घटी है, जबकि दूसरे पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटना तेजी से बढ़ रही है। जो डेटा है वो बताता है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण आप और मैं जिस हवा में सांस ले रहे हैं, उसमें से केवल 1/3 प्रदूषण दिल्ली के अंदर उत्पन्न होता है। कुल 2/3 प्रदूषण दिल्ली के बाहर से आता है, दिल्ली के बाहरी राज्यों से आता है। अब दिल्ली के बाहरी राज्य कौन है? सबसे ज्यादा तो हरियाणा है इस तरफ और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश है। पराली का मुद्दा, क्योंकि हवा का डायरेक्शन इस साइड हो जाता है, तो पंजाब से भी पराली का धुआं यहां पे आता है। तो अगर दिल्ली में प्रदूषण कम करना है तो केवल दिल्ली के अंदर काम करने से ये काम नहीं हो जाएगा। केंद्र सरकार को लगना होगा, हरियाणा की सरकार को लगना होगा, उत्तर प्रदेश की सरकार को लगना होगा। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदूषण को कम करने के लिए सिर्फ दिल्ली को ही नहीं बल्कि उनके पड़ोसी राज्यों को कभी काम करना होगा। इसके पीछे वजह है दिल्ली में होने वाले प्रदूषण के पीछे दूसरे राज्यों से आता हुआ प्रदूषण। दिल्ली में आमतौर पर मौसम और हवा के रुख के हिसाब से बाहरी राज्यों से 60 से 70% तक प्रदूषण आता है और रही सही कसर दिल्ली के अंदर का प्रदूषण पूरा कर देता है। दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट से प्रदूषण होता है। इसके साथ ही उद्योगों का भी प्रदूषण बढ़ाने में बड़ा रोल है। घरों से भी दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। साथ ही रास्ते की धूल, कूड़े का जलना और ये जो तमाम चीज़ें हैं उससे भी दिल्ली में प्रदूषण की वजह से ये जो है लगातार वजह बनता है। इसी बीच दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर पहुंचते ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप का पहला चरण भी दिल्ली में लागू हो चुका है, जिसके तहत राजधानी दिल्ली में कई तरीके की पाबंदियां लागू कर दी गई। ग्रैप का पहला चरण लागू होने के बाद अब दिल्ली में किन किन चीज़ों पर पाबंदी लागू की जा चुकी है, इस बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। ग्रैप के पहले चरण में सभी प्रकार के कंस्ट्रक्शन मटेरियल को ढक करके रखना अनिवार्य होगा। सड़कों पर पानी का छिड़काव और मैकेनिकल स्वीपिंग भी जरूरी होगी। शहर के प्रमुख चौराहों पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल किया जाएगा। खुली जगह पर किसी भी तरीके का किसी भी प्रकार का कूड़ा वगैरह नहीं जलाया जाएगा। सड़कों पर लगने वाले जाम को भी ग्रैप के पहले चरण में काबू में किया जाएगा। प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों पर ज्यादा से ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। शहर में अवैध रूप से स्टोन क्रशर और दूसरे कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई जाएगी। साथ ही हॉट मिक्स प्लांट को बंद और जेनसेट पर पाबंदी लगाई जाएगी। होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर और कोयला जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा और सड़कों पर 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर रोक रहेगी। दिल्ली में प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता है, शहर के अंदर ग्रैप से अलग अलग नियम भी लागू किए जाते हैं। शहर में प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ ग्रैप के कई चरण लागू होते हैं। आमतौर पर ग्रैप को 4 अलग अलग चरणों में बांटा गया है। ग्रैप का पहला चरण तब लागू होता है जब AQI 201 से 300 तक पहुंचे। वहीं AQI 301 से 400 के बीच रहने पर दूसरा चरण लागू कर दिया जाता है। इसी तरीके से तीसरा चरण AQI 401 से 450 के बीच लागू किया जाता है
और अगर AQI 450 से ज्यादा हो गया तो ग्रैब का चौथा चरण लागू हो जाता है। ग्रैब के जरिए प्रदूषण पर काबू पाने की कोशिश की जाती है, क्योंकि दिल्ली की जहरीली हवा हर साल सर्दियों के साथ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाती है। AQI जब 300 से 400 के बीच पहुंचने लगता है तो उसका नतीजा ये होता है कि दिल्ली की हवा में सांस लेना एक साथ कई सिगरेट फूंकने के बराबर माना जाता है। ऐसे में दिल्ली की यह हवा आपको बीमार भी बना सकती है। वैसे तो वायु प्रदूषण की वजह से कई बीमारियां हो सकती है, लेकिन कुछ प्रमुख रोगों का जिक्र अगर करें तो एस्मा हवा के प्रदूषण की वजह से होने वाली सबसे आम बीमारी है। इसके साथ ही वायु प्रदूषण की वजह से लंग कैंसर के मामले भी सामने आए हैं। विशेषज्ञ का ये भी कहना है कि वायु प्रदूषण से दिल का दौरा पड़ने का खतरा बढ़ता है। इसके साथ ही सांस लेने में कठिनाई की समस्या भी हवा के प्रदूषण की वजह से होना आम बात है। इसके अलावा वायु प्रदूषण की वजह से सबसे ज्यादा लोगों को आंखों में जलन की समस्या भी होती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वायु प्रदूषण दिल्ली के लिए एक अभिशाप से कम नहीं है। साल दर साल दिल्ली में प्रदूषण की वजह से लोग बेहाल रहते हैं। ऑड इवन फॉर्मूला, तमाम तरह की पाबंदियां, कृत्रिम बारिश जैसी कई कोशिशें की गई, लेकिन हर साल कोशिश नाकाम होती नजर आती है और दिल्ली का दम हर साल घुटता है। इस साल भी राज्य सरकार कह तो रही है कि कोशिश की जा रही है, लेकिन वक्त से पहले ही दिल्ली का जो हाल है वो दिखाता है कि प्रदूषण का फिलहाल कोई इलाज नहीं हो सकता है और कोई इलाज हुआ नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार इस प्रदूषण की समस्या पर दिल्ली सरकार को सवालों में घेरती नजर आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री आतिशी जी के पास जवाब है ही नहीं प्रदूषण पर। एक दशक से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में शासन कर रही है, लेकिन दिल्ली की समस्याओं के निवारण या निदान के लिए कुछ कर नहीं रही। पॉल्यूशन आज की समस्या नहीं है, पॉल्यूशन दिल्ली एक दशक से झेल रही है। ये तो नियति बन गई है दिल्ली की कि सर्दियां आते ही दिल्ली गैस चेंबर बनकर घुटती है। इन्होंने अभी भी किसी भी प्रकार का मास्टर एक्शन प्लान प्रदूषण से डील करने के लिए अभी भी नहीं बनाया। जब जवाब है ही नहीं तो देंगी कहां से। दिल्ली में प्रदूषण का असर यमुना नदी में भी इस समय नजर आ रहा है, जहां पानी में सफेद झाग प्रदूषण के स्तर का इशारा करता है। यूं तो आमतौर पर यमुना नदी में ये जो झाग है वो अक्सर दिवाली के बाद दिखता है, लेकिन इस बार ये झाग अभी से ही दिखने लग गया। दिल्ली के ITO में यमुना घाट पर इन दिनों मंजर बहुत ही डरावना नजर आ रहा है, जहां पर यमुना नदी के ऊपर सफेद झाग की चादर दिख रही है। इसका मतलब साफ है कि एक बार फिर से यमुना में प्रदूषण बढ़ने लग गया, जिसका साफ इशारा है कि नदी में जहरीली पदार्थों का स्तर तेजी से बढ़ने लग गया है। तस्वीरें श्रीनगर के डल झील की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली के यमुना नदी की। और यमुना में प्रदूषण का स्तर इस कदर फैल चुका है कि दूर दूर तक आपको ये सफेद जो झाग नजर आ रहे हैं ये आपको दिखाई देंगे। और इस पूरे अगर मैं पानी के प्रदूषण स्तर की बात करूं तो लगातार ये एक चिंता का विषय है कि यमुना में जिस स्तर पे ये प्रदूषण फैल रहा है, इससे कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर जो लोग हैं जब ये यहाँ पर आएंगे, खास करके आने वाले दिनों में छठ का एक महापर्व आ रहा है, जब लोग यहाँ पर आएंगे और पानी से आचमन करेंगे तो आप सोचिए ये पानी कितना बेकार हो चुका है। और जो ये कालिंदी कुंज के किनारे का हिस्सा है जो जहाँ पे ये छठ घाट बनाया जाएगा, इस वक्त आपको मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। प्रदूषण स्तर की अगर बात करें तो यमुना ने प्रदूषण स्तर का हर जो लेवल है, हर जो मानक है उसको तोड़ दिया है। और हमेशा यमुना को लेकर के दिल्ली के अंदर राजनीति भी होते रहती है, लेकिन यमुना के सफाई की अगर बात करें, यमुना में कभी भी किसी प्रकार की कोई सफाई व्यवस्था देखने को नहीं मिली है। अगर हम बीते महीनों की बात करें तो बरसात तो अच्छी हुई, लेकिन यमुना में इस बार बाढ़ जैसी स्थिति नहीं देखने को मिली। जैसा कि हर वर्ष काफी बहाव के साथ जो बाढ़ है वो आती थी, और जब